दो विश्व युद्ध के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। दो विश्व युद्ध अर्थात प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में रूसी क्रांति हुई और विश्व में महामंदी आया। इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी। क्रांतिकारी लहर उठने जिसने पुराने राजघराना और तानाशाही राज व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। राजघराना, पुराने राजघराना जो मतलब राजा रानी राजाओं का एक शासन होता था। तानाशाह जो अपना ही आदेश चलाता था उसको तानाशाह कहते थे। उसको फेंकने की, उखाड़ फेंकने की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरुआत होने लगा। इसकी शुरुआत 1917 में रूस की क्रांति से हुई। यहाँ पर रूस में 1917 में एक क्रांति हुई जिसको रूसी क्रांति कहते हैं। उसके बाद ही राजघरानों को और तानाशाही शासक को हटाने का प्रयास चला। वहाँ के सम्राट, रूस के सम्राट जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी थी। जब रूस में 1917 में क्रांति हुई तो उस समय जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी थी। धीरे धीरे यह लहर, रूस का लहर जर्मनी में, ऑस्ट्रिया और हंगरी में, बुल्गारिया में, तुर्की में आदि के राजघरानों में भी धराशायी किया गया। अर्थात 1917 में रूस में जो क्रांति हुआ था उसी क्रांति का असर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि देशों पर भी पड़ा। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। साम्यवादियों की सरकार रूस में बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी, मगर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की में लोकतांत्रिक सरकारें बनी। जर्मनी में वाइमर संविधान, जिसको वाइमर नामक जगह पर इस संविधान की रूपरेखा बनी थी, इसलिए जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं, लागू हुआ, जिसके तहत हर वयस्क, जिसकी उम्र 18 साल होती है, उसको वयस्क कहते हैं। महिला और पुरुष, वयस्क महिला पुरुष, अमीर और गरीब सबको चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार मिला। कहाँ पे मिला? यहाँ पर जर्मनी में, जिसके तहत अधिकार मिला। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था, जो देश जीता हुआ था उस पर दबाव था। प्रथम विश्व युद्ध में जिसने जीता था उसका दबाव जर्मनी पर था, वह वर्साई की संधि की शर्तों को पूरा करे, और दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ जबरदस्त भी गुस्सा उफन रहा था। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में पुराने सम्राट, हमने जर्मनी की बात किया, उसके बाद देखते हैं तुर्की में पुराने ऑटोमन सुल्तान जो अपने आप को मुसलमानों के खलीफा मानते थे, वे राज्य की जगह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ और औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। तुर्की में ऑटोमन सुल्तान ने यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित किया और औद्योगिकरण की शुरुआत की गई। इस्लामी धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून लागू किया गया और धार्मिक मदरसों की जगह, मदरसा मतलब होता है मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने वाला जो स्कूल होता है उसको बोलते हैं मदरसा, तो उसकी जगह पर सभी बालक और बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल, आधुनिक स्कूल मतलब आज जो स्कूल संचालित होता है उसको आधुनिक युग कहते हैं, स्थापित की गई। इस प्रकार तुर्की एक इस्लामी साम्राज्य न रहकर एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने लगा। आगे देखते हैं। सन 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ने लगी। जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट बहुत गहराया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश, गुस्सा पैदा होने लगा, क्योंकि सरकार जनता की देखभाल नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर हिटलर और नाजी पार्टी जिन्होंने सत्ता में आई और तेजी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों को क्रूरता से, भयानकता से उसका दमन किया गया, नष्ट किया गया, और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। किसने छेड़ा? हिटलर ने। उसकी पार्टी क्या थी? नाजीवादी पार्टी।
धीरे धीरे हिटलर वर्साई संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया और युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की शुरुआत यहाँ पर किया गया। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपिता कहा जाता है इसको, आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसके पाश्चात्य कपड़ों व तुर्की टोपी पर ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जो विशेष रूप से बात आती है, जो है मंदी का दौर। मंदी का दौर का मतलब ये है कि गरीबी बहुत थी, वस्तुओं का उत्पादन भी कम होता था और बहुत अधिक कीमत होता था। इस तरीके से लोग अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते थे। इसको हम मंदी का दौर भी कह सकते हैं, जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं, सामग्री कम है, उसकी कीमत भी ज़्यादा है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं और वहाँ की जनता का देखभाल सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसको मंदी का दौर कहते हैं। आगे देखते हैं। उन्हीं दिनों ब्रिटेन अमेरिका में एक तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में जो राज्य की अवधारणा, जो विचार निकल के आया, उसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले। ब्रिटेन और अमेरिका में कहा गया कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है सभी जगह सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिले। राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, सभी राज्यों में सबको स्वतंत्र रूप से अपने बात को रखने का, विचार को एक दूसरे को बताने का, फैलाने का संचार माध्यम। बहुदलीय राजनीति मतलब एक दल की जगह कई दल के रूप में राजनीति में भाग ले, के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार को रोजगार, निराश्रित को पेंशन, बीमारों और वृद्धों की देखभाल आदि को राज्य ने अपने हिस्से में जिम्मे में करने के लिए ले लिया। इस तरह राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य कार्य के लिए द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश सन 1929 की मंदी से उभर पाया। यहाँ पर समझना यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका उन दिनों महामंदी के दौर से क्यों उभर पाया। उभरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ की जो सरकारें हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो कार्य है वो अपने हाथों में लिया और वहाँ की जनता के लिए उन्होंने काम किया था। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन महामंदी के दौर से उबर पाया और वो अच्छा रहा। आगे देखते हैं। रूसी क्रांति। युद्ध के पूर्व में रूस, तो युद्ध के पहले रूस क्या था? सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। विशाल साम्राज्य, एक शक्तिशाली साम्राज्य जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ है। रूस जो फैला हुआ है वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म, जातीयता के लोग अलग अलग भागों में रहते थे, जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। किसकी शासक थी? रूसी शासक की हुकूमत थी। इसी साम्राज्य में सत्ता अभिजात भूस्वामियों के हाथ में थी, मतलब जो बड़े वर्ग के जो भूस्वामी लोग थे उनके हाथों में थी, जिनका नेतृत्व वहाँ के निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय यानी सम्राट, जार मतलब सम्राट कहते हैं, ये करता था। कहाँ पे करता था? रूस में करता था। वह रोमानो वंश का था। जो रूस का सम्राट था जार निकोलस, वो रोमानो वंश का था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी ही होते थे। जो अमीर वर्ग थे, जिनके पास जमीन संपत्ति होता था, वो वही यहाँ के अधिकारी होते थे। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास मतलब सर्फ, अर्धदास मतलब किसान अपने घर भी काम करेगा और जमींदारों के यहाँ, अभिजात वर्गों के यहाँ भी नौकर के रूप में कार्य करेगा, जिसको अर्धदास या सर्फ कहते हैं, के रखा गया। किसान जमीन से बंधे थे और बिना भूस्वामियों की आज्ञा से दूसरे काम धंधे में नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। जब भूस्वामी अपनी जमीन किसी को बेचता था या देता था, तब जमीन के साथ किसानों को भी हस्तांतरित या बेचा जाता था। 1861 में जार निकोलस की घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली, मगर अब भी किसान भूस्वामियों के पास ही थी।
जो ज़मीन था वो ज़मीन जो था वो भूस्वामियों के हाथों में ही था और किसानों को यह ज़मीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। जार ने प्रयास किया कि भूस्वामियों ने कुछ ज़मीन आमतौर पर घटिया किस्म की थी जो ज़मीन किसानों को दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्त पर पटाना था। जब तक वे इस पर पटा नहीं देते थे उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। अर्थात जमींदार लोग किसी न किसी माध्यम से किसानों को अपना दास के रूप में रखा हुआ था। सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। अर्थात जो ऋण लिया गया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ाते रहे और कई पीढ़ी तक किसान इस कर्ज को चुकाते रहे। कुल मिलाकर कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए। 1861 में भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया था रूस में, परंतु उसमें भी भूस्वामी ही लाभान्वित हुए या फायदा हुआ और किसान कानूनी रूप से आज़ाद तो हुए मगर आर्थिक रूप से और भी बुरे हालात में फंस गए। लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आज़ादी न होने के कारण रूस में जनता अपना विचार या अभिव्यक्ति अपना बोलने की अभिव्यक्ति आज़ादी न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने का कोई साधन यहाँ पर नहीं था। अभिजात्य बड़े भूस्वामी या जार मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचाता था। इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती गई। अब हम देखते हैं आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने गए क्योंकि हालात बिगड़ती गई थी। इसीलिए आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भी भर्ती हो गया। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। आगे हम देखते हैं उद्योग और मजदूर। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार और रेल मार्ग चाहते थे। किसके लिए चाहते थे? अपनी सेना के लिए। कौन चाहता था? रूसी शासक, जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। रूस में जारशाही जो राज्य था, जार निकोलस था, वो अपनी जगह अपने ही देश में उद्योग को लगाने लगा। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। रूस में जो विदेशी निवेशकों को बाहर के देशों को में अपन बुलाया गया और उन्हें कई जगह कई राज्य उनको दिया गया विदेशी निवेशक को। इस कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहां एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका, क्योंकि जो भी बड़े व्यक्ति होते थे वही उद्योग लगा पाते थे। इसलिए वहां पर भी बड़े व्यक्ति, अमीर वर्ग के व्यक्ति ही का विकास हुआ। आगे देखते हैं, लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। क्या हुआ? शहरीकरण भी हुआ। वहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय मतलब बहुत खराब स्थिति पर, हालातों पर काम करना पड़ता था। रूस में जो कारखाने बने वे बहुत बड़े थे जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मजदूरों में आपस में संगठन बनाने और अपनी मांगों को एक साथ लड़ने की क्षमता वहाँ पर बनने लगी। ज़्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों के थे। इस कारण गांव की समस्याओं से वो गहरे रूप से वहाँ के जो मजदूर है वो जुड़े हुए थे।
तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि उद्योग में मजदूर और उद्योग और मजदूर जो है गांव छोड़कर भूस्वामियों से बचने के लिए जो मजदूरी के लिए शहर में आए थे, वो इस प्रकार उद्योग में आकर किस प्रकार मजदूरी का काम वो लोग करने लगे। आगे हम देखेंगे। 1905 की घटनाएं। सन 1905 की घटनाएं। जार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे। आपको सबको पता है कि रूस में जार निकोलस शासन करता था और वहाँ पे लोगों को अपने अधिकार नहीं दिए गए थे। लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना या बुराई या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के भी अधिकार नहीं थे, क्योंकि राज्य का विरोध खुलकर नहीं हो सका था। जगह जगह गुप्त संगठन बनने लगे जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे। गुप्त मतलब चुपचाप, किसी बिना बताए, अपने आप को छुपाकर। समय समय पर यह आतंकी हमलों के रूप लेता गया। यही गुप्त संगठन जो गुप्त आंदोलन होता था उसको हम यहाँ पर आतंकी हमला के रूप में कह सकते हैं। गुप्त संगठनों में रूस की समाजवादी व साम्यवादी पार्टी, किसानों की क्रांतिकारी पार्टी और उदारवादियों की पार्टी प्रमुख थी। यहाँ पे 3 पार्टी, समाजवादी व साम्यवादी पार्टी, किसानों की क्रांतिकारी पार्टी, उदारवादियों की पार्टी, ये 3 पार्टी थी। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ। 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया। इस कारण रूस और जापान, तो यहाँ पर इस छोटे एशियाई देश से जापान का युद्ध हुआ, जिसमें इस छोटे से देश अर्थात रूस जापान से हार गया। इस कारण जार का दबदबा कमज़ोर हुआ। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर राजधानी में, रूस की राजधानी पीटर्सबर्ग, जब पीटर्सबर्ग शहर राजधानी में मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन पर गोली चलाई गई। जो वहाँ के लोग शांतिपूर्वक मजदूर लोगों ने जुलूस निकाला था, वहाँ पे उन पर गोली चलाया गया और 1000 से अधिक लोग, उस मजदूर लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध नाराज होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। उसको देखते हुए जार ने कई राजनीतिक सुधार की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे हम यहाँ पर डूमा कहते हैं, क्या कहते हैं? डूमा। रूस की संसद को डूमा कहते हैं। फिर वहाँ पे जार निकोलस ने डूमा की स्थापना की, लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुँचे। जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था, क्योंकि डूमा से बड़ा यहाँ पर राजा होता था, या जार निकोलस होता था। उसका अधिवेशन भी जार अपनी सुविधानुसार बुलाता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीके से आंदोलन को दबाया गया, जिसके चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गए, 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। और घोर ठंडी मतलब बहुत अधिक ठंडी जगह जो साइबेरिया है, वहाँ पे काला पानी की सज़ा सुनाने के बाद वहाँ पे सज़ा में भेज दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि रूस जो महामंदी के दौर से गुजर रहा था, है ना। हमने कुछ पॉइंटों को पढ़ा। आगे वीडियो में हम और भी इसके कुछ पार्ट्स को हम चर्चा करेंगे। इतना तक उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो इसको बार बार ज़रूर देखें इस वीडियो को, ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, और समझ आए तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे।